नमस्कार दोस्तों। तो हम ध्येय आईएएस के इकोनॉमिक वाला जो टेस्ट सीरीज है उसका सॉल्व कर रहे थे। ये लास्ट पार्ट है। हमने 101 नंबर प्रश्न तक देख लिया है, जिसमें हमने ये देखा था कि विजन जीरो दृष्टिकोण किससे संबंधित है, तो सड़क सुरक्षा से संबंधित है। अब 102 से देखते हैं, जो कि लास्ट सारे 150 तक देख लेंगे। 102 में नई आर्थिक नीति 1991 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सुधार भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया था। तो जो सुधार किया गया था 1991 की जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसके द्वारा, पहले उसको देख लेते हैं। कुछ चयनित क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के एकाधिकार में कमी, ये भी सही है। सार्वजनिक मतलब गवर्नमेंट वाला क्षेत्र। एफडीआई के स्वचालित अनुमोदन के लिए नीति का प्रस्ताव, तो ये तीनों किया गया था। जबकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये 1991 की नीति के तहत नहीं किया गया था, ये तो 2 बार पहले ही हो चुका था। एक 19 जुलाई 1969 को 1969 को, और एक 15 अप्रैल 1980 को। तो 2 बार तो ऑलरेडी हो चुका था। 19 जुलाई 1969 को जो हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 69 का मतलब 69, वो 14 बैंक थे। और 15 अप्रैल यानी 15 अप्रैल 1980 को जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसमें कितने थे? उसमें कुल मिला के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो कुल 20 बैंकों का हो गया था। अच्छा, अभी हालांकि सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 है। उसमें प्रधानमंत्री 1991 के समय प्रधानमंत्री कौन थे और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री 2 टर्म बने। ठीक है। अच्छा, नरसिम्हा राव की सरकार थी। अब नेक्स्ट देखते हैं 103। श्रम गहन उद्योग ऐसे उद्योग हैं जहां श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। 104 में कथन और कारण है। कथन में है कि पूंजी खाते का देश के उत्पादन, आय एवं रोजगार पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। तो बिल्कुल सही है, कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता पूंजी खाते का। कारण, पूंजी खाते में सभी लेन देन केवल वित्तीय अंतरणों से ही संबंधित होते हैं। तो कारण दोनों सही होने के साथ साथ एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है। ये एक दूसरे का मतलब कथन की कारण व्याख्या कर रहा है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट 105। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को सुधारने का उपाय है? तो भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को कौन सुधारेगा? ये आयात प्रतिस्थापन की नीति अगर लागू कर दिया जाए, तो जो चीज़ ज़्यादा आयात हो रही है और वो आयात कम होगा तो हमारा विदेशी मुद्रा नहीं जाएगा, तो भुगतान संतुलन की जो प्रतिकूलता है वो अनुकूलता में बदल जाएगी। अच्छा, दूसरा क्या है? उच्च स्तरीय उत्पादन तकनीकी का प्रयोग। तो अगर उच्च स्तरीय तकनीक का उत्पादन में अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, और जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा तो हम अपनी ज़रूरत को पूरी करने के साथ साथ दूसरे देशों को सस्ते दामों पर बेच भी सकते हैं, तो उससे हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी। तो भुगतान संतुलन का जो प्रतिकूलता छाया हुआ है वो अनुकूलता में बदल जाएगा। अच्छा, सी नंबर क्या लिखा हुआ है? गैर पारंपरिक वस्तुओं को निर्यात को प्रोत्साहन। तो हाँ, जो जैसे पारंपरिक वस्तुओं में उतना लाभ होने की उम्मीद बहुत कम होती है, जैसे कि चावल गेहूँ ये सब एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ज़्यादा उतना थोड़ी मिलने वाला है कुछ। लेकिन गैर पारंपरिक वस्तु जैसे कि कुछ है, जैसे कि हथियार का निर्यात किए, नए नए टेक्नोलॉजी का निर्यात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का निर्यात करेंगे तो हमें ज़्यादा विदेशी मुद्रा मिल सकती है, जिससे जो भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता छाई हुई है वो अनुकूलता में बदल जाएगी। तो तीनों सही है, विकल्प डी इसका आंसर हो गया। 106। निम्न में से किस एक पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया गया था? इसी को बोलते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। तो कब लागू किया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। कब से कब थी 8वीं पंचवर्षीय योजना? 1992 से 1997 में थी। ठीक है। अच्छा, 1990 से 92 तक योजना अवकाश रहा है, तो याद रखना है। 1992 से 97 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसी में से सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया गया था। ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी 1993 में आया है। राष्ट्रीय महिला कोष भी जो बना है 1993 में बना है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अच्छा, HR ये मतलब ह्यूमन रिसोर्स को प्रायोरिटी भी उसी समय उसी योजना में दी गई है। उससे पहले ह्यूमन रिसोर्स को रिसोर्स के तौर पर उतना महत्व नहीं दिया जाता था कि हाँ ये भी एक रिसोर्स है। लेकिन 1993 ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी 92 से 97, उसी के बीच में HRD जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाने लगा सरकार के द्वारा। 107। जो सुमेलित नहीं है उसका पहचान करना है। पहला लिखा हुआ है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पर्यवेक्षण का अधिकार नाबार्ड को है। तो हाँ, ध्यान रखिएगा, पर्यवेक्षण बोल रहा है, रेगुलेशन नहीं बोल रहा है। तो पर्यवेक्षण का अधिकार नाबार्ड को है, एकदम सही सुमेलित है। दूसरा लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार फेरवानी समिति। तो हाँ, फेरवानी समिति की सिफारिश पर ही
राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना 1992 में हुई और जो मुख्य जो इसको स्थापित करने वाले थे वो कौन था? सिडबी था, नहीं सिडबी नहीं, आईडीबीआई था, आईडीबीआई को शायद ये काम सौंपा गया था कि आप ऐसे और भी इसके स्पॉन्सर्स थे, प्रवर्तक थे, लेकिन राष्ट्रीय शेयर बाजार में जो मुख्य अगर पूछे तो आईडीबीआई होगा। तो ये दोनों सही हो गया। भूमि विकास बैंक अल्पकालीन ऋण, तो भूमि के लिए ऋण देगा और अल्पकालीन देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। दीर्घकाल के लिए भूमि विकास के लिए जो भी ऋण दिए जाएंगे दीर्घकाल में दिए जाएंगे, तो ये ही गलत हो गया, ये सही सुमेलित नहीं है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। इरडा का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में, बिल्कुल सही है ये। तो अच्छा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कुछ बात याद आ रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने की सिफारिश किसने की थी? नरसिम्हन समिति ने। इसको समाप्त करने की सिफारिश किसने की? तो सी रंगराजन समिति ने 1987 में, ठीक है। अच्छा, मतलब नए आरआरबी जब नहीं इस्टेब्लिशमेंट हो गए, आरआरबी मतलब रीजनल रूरल बैंक, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 को 5 जगह आरआरबी की स्थापना हुई, उसमें से अकेले 5 में से 2 सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो गया था। एक योगी जी का जगह गोरखपुर, दूसरा मुरादाबाद पीतल नगरी, ठीक है। 3 जो अन्य बचे उसमें से हरियाणा का एक भिवानी है, दूसरा राजस्थान का जयपुर है और तीसरा बंगाल का मालदा शहर है। तो ये 5 जगह हुआ था आरआरबी की स्थापना, ठीक है। फेरवानी समिति तो आपको याद रहेगी ही, राष्ट्रीय शेयर बाजार से संबंधित है ये। शिवरामन समिति किससे संबंधित है? आप ज़रा बताइएगा तो मुझे, और मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये जो फेरवानी, नबार्ड, अल्पकालीन ऋण और हैदराबाद है ना, इसी चारों में से कोई एक आंसर है शिवरामन समिति का। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 108, किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि उस देश में पूंजी निर्माण होता है। तो किसी भी देश में पूंजी निर्माण होगा तो आर्थिक समृद्धि होगी, विकल्प सी इसका सही आंसर है। लेकिन हमारे लिए प्रश्न ये है कि आर्थिक समृद्धि है क्या? तो जीएनपी, जीडीपी या पर कैपिटा इनकम, ये जो तीनों अगर कहीं बढ़ रहा हो तो समझ लीजिए कि आर्थिक समृद्धि हो रहा है। प्रचलित प्रति व्यक्ति उत्पाद भी अगर बढ़ रहा हो तो वो भी आर्थिक समृद्धि का एक सूचक ही होता है। अब इसी दोनों कॉन्सेप्ट को भारत के संदर्भ में लागू करने से और क्लियरिटी आएगी, जो कि मतलब आप कीजिए। 109, आर्थिक विकास की किस प्रणाली में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है? तो केंद्रीकृत नियोजित प्रणाली में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है, विकल्प बी इसका सही आंसर है। अच्छा, ऐसा क्यों केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में आर्थिक विकास की स्थिति मतलब स्थिरता बनी रहेगी? क्योंकि उत्पादन मूल्य का निर्धारण, जो उत्पादन मूल्य होगा, उत्पादन मूल्य का निर्धारण लाभ की प्रेरणा से नहीं, सामाजिक विकास की प्रेरणा से तय होती है जब केंद्रीय नियोजन प्रणाली लागू होती है। केंद्रीय नियोजन प्रणाली का मतलब स्टेट उसको लागू करेगा, और जब स्टेट लागू करेगा तो लाभ की प्रेरणा से नहीं करेगा, विकास की प्रेरणा से करेगा, तब वहाँ पर स्थिरता ज़्यादा रहेगी। लेकिन जहाँ लाभ की प्रेरणा से होगा वहाँ स्थिरता नहीं, अस्थिरता की स्थिति रहेगी। 110, दीपक पारेख समिति का संबंध है, तो आधारभूत संरचना के वित्त पोषण से है दीपक पारेख समिति का संबंध, विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। मैंने बोला कि दीपक पारेख समिति का संबंध आधारभूत संरचना के वित्त पोषण से है, विकल्प सी। फेरवानी समिति का संबंध किससे था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। और अभी मैंने एक पूछा था शिवरामन समिति का संबंध किससे है? तो नाबार्ड की स्थापना से। तो ये सब सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए कनेक्टिंग वे में। 111, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर चौथी पंचवर्षीय योजना में नए लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए? तो 2, 3, 4, यानी कि सलेम जो तमिलनाडु में है, विजयनगर जो कर्नाटका में है, और 4 नंबर विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये जगह जो लौह इस्पात उद्योग चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। खैर, चौथी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो 1969 से 74, 1974 में लागू हुई थी, ठीक है। इसी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया, और श्वेत क्रांति जिसको ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं, बर्गिज कुरियन, याद आ ही रहा होगा आपको, बर्गिज कुरियन के योगदान से श्वेत क्रांति जो भारत में आई, ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही आई थी। अच्छा, जब बर्गिज कुरियन के बारे में बात कर रहे हैं तो स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग तो आपको याद आ ही रहा होगा दिमाग में। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस इन द वर्ल्ड नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन। 112, उत्तर प्रदेश बजट 21-22 में ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो महिला सामर्थ्य योजना, यानी मतलब ये हो गया कि महिला सामर्थ्य योजना का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश बजट 21-22 में किया गया है। इसके तहत ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के, यानी कि जो दूध उत्पादन में लगी हुई महिला हैं,
स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि किया जाएगा इस योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत? महिला सामर्थ्य योजना के तहत। 113 उत्तर प्रदेश बजट 21-22 के अनुसार राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 29.98 यानी लगभग 30% के आसपास अनुमानित है ऋणग्रस्तता। विकल्प सी। 114 उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए 910 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, और कुछ आवंटन हम देख लेते हैं। अच्छा, एक पॉइंट तो ये है कि उत्तर प्रदेश बजट में जो अभी का बजट है वो 7 नए विश्वविद्यालय की बात करता है। 7 नए विश्वविद्यालय स्टैब्लिश होंगे, ये हमने डिस्कस किया था। आत्मनिर्भर कृषक सम्मान वित्त योजना जो है उसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसके तहत 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी। ठीक है। श्री राम हवाई अड्डा के लिए शुभ अंक में 101 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया गया है। नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में खुलेंगे, 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए और कन्याओं के विकास के लिए आवंटित किया गया है। तो ये फिर से रिवीजन हो गया आपका। 115 सूची 1 सूची 2 योजना और वर्ष। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में शुरू हुई है। आम आदमी बीमा योजना ये कब शुरू हुआ है? 2007 में। जननी सुरक्षा योजना 2005 में और स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 से 9 में शुरू हुआ है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। योजना का वर्ष क्रम मिलाने के लिए आता ही एक क्वेश्चन है। आपने प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन देखा है कि नहीं देखा? जरूर देख लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दिया है। शायद एक पार्ट नहीं अपलोड हुआ है तो हो जाएगा अपलोड, शूट किया हुआ है, पब्लिक नहीं किया हूँ सिर्फ, तो जरूर देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर्स। देखिए ये जो आपका सेट है ना, तो दृष्टि के 150 क्वेश्चन हो गए, ध्येय इसके 150 क्वेश्चन हो गए। जल्द ही आपको सब चीज़ तैयार है। जीएस वर्ल्ड का भी 150 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। एक विषय में 450 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स। इतना कर लेने के बाद अब कहाँ क्वेश्चन बनेगा भाई? आ ही जाएगा। 90% क्वेश्चन तो इस जाल में फंसना ही फंसना है। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि 450 क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, दृष्टि, ध्येय और जीएस वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स का, और प्रीवियस ईयर जरूर देख लीजिएगा। एकदम मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स में तो बल्ले बल्ले होना ही होना है। खैर देखते हैं नेक्स्ट। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो इस समिति की स्थापना मई 2005 में हुई थी, एकदम सही है। इस समिति की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करते हैं, नहीं। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। 2 नंबर गलत है, 1 नंबर सही। 117 कार्यों के परिणामों को आधार बनाकर निर्मित होने वाला बजट कहलाता है, निष्पादन बजट कहलाता है। तो अच्छा, निष्पादन बजट कहलाता है कार्यों के परिणामों के आधार पर निर्मित होने वाला बजट। तो विकल्प बी इसका आंसर तो हो गया। अब सुनिए पॉइंट। सबसे पहली बार 1975-76 से निष्पादन बजट की बात की गई, ठीक है। एक पॉइंट और सुनिए, एक इसमें विकल्प है आउटकम बजट, ठीक है। तो आउटकम बजट की सबसे पहली बार बात 2005 में की गई थी, 25 अगस्त 2005 में। मैं फिर से बोल देता हूँ, निष्पादन बजट की पहली बार बात 1975-76 के बजट से, आउटकम बजट की पहली बार बात 2005 के बजट से की गई, और फिर दोनों को मिला दिया गया 2007-08 में। निष्पादन बजट और आउटकम बजट को दोनों को मिला कब दिया गया? 2007-08 में मिला दिया गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये तो हो गया। अच्छा, अब चूंकि बजट के बारे में बात कर रहे हैं तो पिछले वीडियो में हमने बजट से कुछ फैक्ट बटोरे थे। अब उसी फैक्ट को पुनः स्मरण करते हैं। सबसे पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था भारत में? तो जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। ये हिस्ट्री से कनेक्शन मैंने किया है। जेम्स विल्सन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, उसी के समय हुआ था, ठीक है। भारत में बजट शुरू कब से हुआ है? तो 1860, 7 अप्रैल 1860 से बजट शुरू हो गया। जेम्स विल्सन सबसे पहली बार बजट प्रस्तुत किया था। उस समय भारत का वायसराय कैनिंग था, ठीक है। तीसरा पॉइंट, स्वतंत्र भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया? तो के आर शनमुखम सेट्टी ने 1947 में। गणतंत्र भारत में यानी 1950, 26 जनवरी 1950 के बाद गणतंत्र भारत में जॉन मथाई सबसे पहले बजट पेश किए थे। पहला अंतरिम बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई। सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई, कुल 10 बार किया इन्होंने, जबकि पी चिदम्बरम के खाते में 8 बार है। पूर्णकालिक वैसी वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन, जो अभी भी हैं। तो ये मैंने पॉइंट को फिर से आपका याद करा दिया। आपको ये सब सारे पॉइंट तो याद हो गए होंगे, 3-3 बार आपने सुन लिया। 118 निम्नलिखित में से एक की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। तो देखिए आपको अब ये सब क्वेश्चन आसान लग रहा होगा। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। अब इससे रिलेटेड पॉइंट जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, फिर से एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं। जैसे
आपको पता ही होगा किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको केसीसी कहते हैं, 1998 में लागू करने में नाबार्ड की बहुत बड़ी भूमिका रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको एसएचजी कहते हैं, इसकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, मेंस के सिलेबस में भी है सेल्फ हेल्प ग्रुप। कृषि प्लस ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष वित्त संस्था है ये, कौन? नाबार्ड, जिसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। स्थापना इसकी कब हुई? 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई है 6th 5 ईयर प्लान में। तो देखिए इतने पॉइंट आपका पुनः रिवीजन हो गया, आपको एकदम याद हो गया होगा। अब मैं इसके बदले आपको थोड़ी कहूँगा कि आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी तो आपकी इच्छा। 119 नंबर, चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन निम्नलिखित में से किस एक उद्योग से संबंधित है? तो चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन ये चीनी उद्योग से संबंधित है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। 120, विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो विशेष कृषि उपज योजना 2004 से 5 में प्रारंभ की गई थी, विकल्प बी इसका सही आंसर है। डॉलर की कमी की दशा में घरेलू मुद्रा को कमजोर होने से रोकने के प्रयासों के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है? तो पहले सत्य कथन देख लेते हैं। पहले फिर से क्वेश्चन बोल देता हूँ। डॉलर की कमी की दशा में घरेलू मुद्रा को कमजोर होने से रोकने के प्रयास के संबंध में, यानी कि अपनी मुद्रा कमजोर ना हो जाए अगर डॉलर कमी हो रहा है तो इसके संबंध में कौन सा असत्य कथन है? तो पहले सत्य वाला देख लेते हैं। एनआरआई की जमा राशि में ब्याज दरें बढ़ाना, तो जैसे ब्याज दरें बढ़ाएंगे तो डॉलर हमें आना शुरू हो जाएगा, तो हमारी मुद्रा की वैल्यू कम नहीं होगी। विदेशी निवेश से संबंधित नियमों को सरल बनाना, विदेशी निवेश से संबंधित नियम सरल बनाएंगे तो विदेशी निवेश ज़्यादा आएगा, तो विदेशी मुद्रा वो लेके आएंगे तो हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा बढ़ेगी, इससे हमारी मुद्रा की वैल्यू कम नहीं होगी। गैर अनिवार्य वस्तुओं के आयात में कटौती, तो अगर गैर अनिवार्य वस्तु जो है उसके आयात में कटौती करेंगे तो हमारे देश से विदेशी मुद्रा जो बेफालतू का जा रहा है वो नहीं जाएगा, और जब नहीं जाएगा तो विदेशी मुद्रा हमारे पास होगी, यानी कि हमारी रुपया की मूल्य जो है बढ़ती रहेगी। तो ये सब सत्य हैं। डी नंबर में क्या है? यही असत्य वाला पॉइंट है जो आंसर है। असत्य कैसे असत्य है बताता हूँ, यही तो पूछ रहा था। आरबीआई द्वारा आयातकों को बाजारी मूल्य से अधिक पर डॉलर की आपूर्ति सुनिश्चित करना। अब देखिए आपको पता है कि आरबीआई डॉलर देते, तो और आरबीआई अगर डॉलर आयातकों को बाजारी मूल्य से ज़्यादा में देगा जो आयात कर रहे हैं, तो ये इसका कहाँ कोई ऐसा वैल्यू पर फ़र्क पड़ने वाला है। ज़्यादा मूल्य पर देगा तो और हमारी मुद्रा की वैल्यू कम ही ना होगी उसके सामने, इसलिए विकल्प नंबर डी गलत हो गया, यहाँ पर असत्य है ये। 122, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राजकोषीय नीति का अंग है? विशुद्ध राजकोषीय नीति का, ठीक है। प्योर फिस्कल पॉलिसी का अंग कौन सा है? तो करारोपण है, सार्वजनिक व्यय भी है, सार्वजनिक ऋण भी है, उपरोक्त सभी है, इसलिए विकल्प डी इसका सही हो गया। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई। अब नेक्स्ट देखिए 123, ग्रामीण आधारित संरचना निधि यानी कि RIDF, ये प्रीवियस ईयर में 2 बार आ चुका है, ये सेट में दिया है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? तो नाबार्ड के अंतर्गत की गई थी। और नाबार्ड के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हमें याद आना चाहिए कृषि एवं ग्रामीण विकास वित्त के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करती है नाबार्ड। RRBs का पर्यवेक्षण भी कर सकती है नाबार्ड। इसका एम क्या है ये? अच्छा पहले इसके स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं नाबार्ड की। तो 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था 6th 5 ईयर प्लान में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। KCC और SHG आपको समझ में आ ही रहा होगा, किसान क्रेडिट कार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप की गठन की भूमिका में 1998 में जो हुआ था वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है नाबार्ड की। अच्छा RIDF की जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी और इसका एम है कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। 124, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली आधारित है, तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है, विकल्प बी। अच्छा इसके लिए क्या किया जाता है? निर्गमन प्रणाली के लिए जो न्यूनतम कोष प्रणाली है इसके लिए 115 करोड़ रुपए का सोना रखता है आरबीआई और 85 करोड़ रुपए का विदेशी सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति, और उसके बाद फिर मुद्रा जारी होती है। 125, अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो चक्रीय बेरोजगारी है, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, अर्थव्यवस्था में अगर मंदी के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हुई है तो इस बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहेंगे, इसलिए केवल 3 सही है, विकल्प नंबर सी। चक्रीय बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? लोग काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम पर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि बाजार में मांग है ही नहीं। तो जब काम करना चाहें काम पे लगा ही नहीं जा सकता क्योंकि बाजार में मांग नहीं है, तो ऐसा स्थिति चक्रीय बेरोजगारी की स्थिति होती है। अच्छा कृषि में चक्रीय बेरोजगारी है कि नहीं है? पता है कैसे? 7-8 महीने काम रहते हैं मजदूरों को, फिर 2-4 महीने फिर गैपिंग होता है, फिर 7-8 महीने काम होते हैं, फिर 2-4-5 महीने गैपिंग होता है, तो चक्रीय बेरोजगारी हुआ। 126, भारत में
पीत क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1986 में पीत क्रांति की शुरुआत हुई। पीत क्रांति, इसको पीली क्रांति भी बोलते हैं, यानी तिलहन उत्पादन से संबंधित है। और इसको शुरू किसने किया था? ICAR ने शुरू किया था 1976 में, लेकिन 1986 में शुरू हुआ था ये। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी है? तो वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन करने के लिए नाफेड है। हमने पिछले वीडियो में जो बात किया तो ट्राइफेड के बारे में बात किया था, जिसकी स्थापना 1987 में हुई है। ये नाफेड के बारे में है। ट्राइफेड का काम है जनजातीय लोगों के जो उत्पाद हैं उसको उचित मूल्य दिया जाए, दिलवाने के लिए ट्राइफेड का स्थापना हुआ था 1987 में। नाफेड का काम है वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन को संचालन को लागू करने हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। 2 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना हो चुकी है। 2 अक्टूबर 1958 में नाफेड की स्थापना हुई है, ट्राइफेड की 1987 में। ठीक है। और नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 को। किसकी समिति की सिफारिश? कौन सी समिति की सिफारिश पर? शिवरामन समिति। 128 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में प्रवर्तक बैंकों की हिस्सेदारी का प्रतिशत है। तो जो प्रवर्तक बैंक रहेंगे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पॉन्सर बैंक, तो 35% रहता है। तो देखिए, दरअसल होता ये है कि 50% केंद्र सरकार देती है पूंजी, 15% राज्य सरकार और 35% जो स्पॉन्सर बैंक हैं, स्पॉन्सर बैंक यानी प्रवर्तक बैंक, वो देते हैं। तो ये रेशियो चलता है। ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद करते हैं। क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर? M नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को 5 RRBs की स्थापना हुई थी। गोरखपुर, मुरादाबाद, हरियाणा का भिवानी, राजस्थान का जयपुर, वेस्ट बंगाल का मालदा में। ठीक है। अच्छा, सिक्किम और गोवा 2 ऐसे राज्य हैं भारत में, क्या बोला मैंने? सिक्किम और गोवा भारत में 2 ऐसे राज्य हैं जहां RRB है ही नहीं, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ही नहीं। ठीक है। केलकर समिति 1987 में आई, उसने कहा कि नए RRBs बैंक बंद कर दिया जाए, स्थापित ना किए जाएं। तो हो गया, ठीक है भाई, नए स्थापित हो रहा है। तो केलकर समिति RRBs की स्थापना की रुकावट से संबंधित है, मतलब स्थापित नहीं किए जाने से संबंधित है। 129 में कथन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा तय होती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो सही बात है, मांग और पूर्ति के अनुसार तय होगी। कारण, एडम स्मिथ ने इसे अदृश्य हाथ कहा है। तो एडम स्मिथ ने इसे अदृश्य हाथ कहा है, लेकिन कारण की व्याख्या नहीं इस लाइन से होती है। तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता, विकल्प बी। 130 यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार प्राप्त नहीं कर सकता तो उसे माना जाता है, उसे सामान्य स्थिति का बेरोजगार माना जाता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति आधे से अधिक दिनों तक रोजगार प्राप्त नहीं करता है तो उसे क्या कहेंगे? सामान्य स्थिति का बेरोजगार। ठीक है। भारत में बेरोजगारी की माप 3 तरीके से होती है। पहला जो तरीका है वह 183 दिन तक अगर बेरोजगार रहता है तो उसको बोलते हैं सामान्य स्थिति का रोजगार। ठीक है, बेरोजगार। सामान्य स्थिति का बेरोजगार कब कहेंगे? जब एक वर्ष में 183 दिन तक बेरोजगार हो। 183 दिन तक कम से कम। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 या 66 दिन होता है। तो 183 दिन तक अगर बेरोजगार रहे तो उसको बोलेंगे सामान्य स्थिति का बेरोजगार। अच्छा, अगर एक सप्ताह में 1 घंटे भी रोजगार ना प्राप्त हो तो उसको बोलते हैं चालू साप्ताहिक स्तर का बेरोजगार। और एक दिन में अगर 1 घंटे का भी रोजगार प्राप्त ना हो तो उसको बोलते हैं चालू दैनिक स्थिति का बेरोजगार। ठीक है, एक दिन में अगर मापते हैं तो चालू दैनिक स्थिति का बेरोजगार। नेक्स्ट 131 में निम्नलिखित घटनाओं के भारत में घटित होने के सुसंगत क्रम में व्यवस्थित करें। तो 14 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 को हुआ था, सितंबर 1956 में। तो सही क्रम इससे पूछ रहा है, तो इसे तो लग ही जाएगा ना क्रम। सबसे पहले कौन होगा? बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नहीं, सबसे पहले हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा की स्थापना, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। तो ये सुसंगत क्रम इसका हो जाएगा, यानी कि 3, 1 और 2। 3, 1, 2 विकल्प नंबर सी में है। 132 ऐसा विकास जिसमें आर्थिक विकास की उच्च दर से जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को उचित हिस्सा मिले कहलाता है। तो समावेशी विकास कहलाता है। 133 वस्तुओं पर लगाए गए जो कर उसकी मात्रा के आधार पर ना लगाकर मूल्य अनुसार लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एड वैलोरम कहते हैं। मूल्य के अनुसार कर, एड वैलोरम। 134 निम्नलिखित में से कौन सा विकास बैंक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो नाबार्ड विकास बैंक का एक मतलब विकास बैंक के अंतर्गत है, सीडबी भी विकास बैंक के अंतर्गत है, राष्ट्रीय आवास बैंक भी विकास बैंक के अंतर्गत है, जबकि IDBI विकास बैंक के अंतर्गत नहीं है। तो इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अच्छा, विकास बैंक के अंतर्गत और कौन कौन सा है? एक निर्यात आयात बैंक जिसको एग्जिम बैंक बोलते हैं, ये भी है। तो भारत में वर्तमान में 4 विकास बैंक हैं, नाबार्ड, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक और एग्जिम बैंक। 135, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो मानसून पर निर्भरता विशेषता है, ज्योग्राफी आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो पता ही होगा। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है, व्यवसाय मतलब भारतीय कृषि, एकदम सही है। समस्याग्रस्त कृषि स्वरूप, तो ये भी सही है। बी नंबर क्या है? वाणिज्यिक फसलों की प्रमुखता। कहाँ वाणिज्यिक फसलों की प्रमुखता है? भारतीय कृषि में तो खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है, वाणिज्यिक फसलों की प्रमुखता नहीं है। ऐसा नहीं कि वाणिज्यिक फसल नहीं उपजाए जाते हैं, उपजाए जाते हैं, लेकिन प्रधानता जो है, प्रमुखता जो है वो खाद्यान्न फसलों का है, गेहूँ, चावल, ये सब मोटे अनाज। 136, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन, निर्धनता के मापन हेतु निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग FAO के प्रथम महानिदेशक सर जॉन वायड आर ने 1945 में किया था। बहुत बड़ा लाइन था ये, फिर से बोल देता हूँ। निर्धनता के मापन हेतु निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग FAO के प्रथम महानिदेशक, FAO समझ में आ रहा है ना, FAO संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके बारे में, सर जॉन वायड आर ने 1945 में किया था, तो ये लाइन सही है। दूसरा, सापेक्ष गरीबी मापन विधि को हेड काउंट विधि कहते हैं। जी नहीं, निरपेक्ष गरीबी मापन विधि को हेड काउंट विधि कहते हैं। तो इसलिए विकल्प ए सही हो गया, केवल एक। क्यों कहते हैं? क्योंकि BPL लोगों की गणना की जाती है किस में? हेड काउंट विधि में, इसीलिए निरपेक्ष गरीबी बात आती है इसमें। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। सापेक्ष गरीबी में क्या होता है? आय वर्गों के बीच की विषमता मापी जाती है सापेक्ष गरीबी में। तब तो तुलना तभी होगा ना, सापेक्ष का मतलब किसी न किसी बीच में तुलना करना, और निरपेक्ष का मतलब तुलना नहीं करना, अकेले रहना। तो वो यही हो गया काउंटेड वाला। लॉरेंज वक्र एक आता है बात, तो लॉरेंज वक्र से क्या पता चलता है? आय विषमता की माप हम करते हैं। गिनी गुणांक क्या करता है? तो आय वितरण और आय विषमता ये गिनी गुणांक से संबंधित है। 137, किसी देश की श्रम शक्ति में सम्मिलित है तो रोजगार में लगे लोगों की संख्या तथा बेरोजगारों की संख्या, जो 15 से 65 वर्ष के लोग हैं, तो रोजगार में जो लगे हुए हैं, जो बेरोजगार हैं, ये दोनों श्रम शक्ति में काउंट होता है। 138, 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य सरकार को सौंपी गई? तो कर्नाटक को सौंपी गई। विकल्प बी सही है। देखिए ये कितना डाइवर्स टेस्ट था, इसमें इकोनॉमिक भी है, बजट भी है, इकोनॉमिक सर्वे भी है, बजट भी है, इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चंस भी है, उत्तर प्रदेश के बजट भी है, करंट अफेयर भी है। तो शानदार है एक तरीके से ये। 139, हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अगले महानिदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो अजय माथुर को नामित किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। ये उपेंद्र त्रिपाठी का स्थान लेंगे अजय माथुर। 140, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी 2021 को किया गया। इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। तो प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस तो पहले 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी एक फैक्ट है शायद, और आत्मनिर्भर भारत में योगदान इस वर्ष का विषय था। 141, एनगोजी ओकोंजो इवेला को हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह किस देश की प्रमुख अर्थशास्त्री है? नाइजीरिया की। यही क्वेश्चन दृष्टि वाले टेस्ट सीरीज में भी था। 142, निम्नलिखित में से किस एक देश ने हाल ही में तियानवेन-1 नामक अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश कराया? तो चीन ने कराया। चीन का सबसे पहला स्वतंत्र मंगल मिशन है ये। 143, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक खोला गया है? तो ब्रेस्ट मिल्क बैंक जो है फरवरी 2021 में केरल के एर्नाकुलम में खोला गया है। एर्नाकुलम एक्सप्रेस एक ट्रेन भी चलती है। 144, अब ये ट्रेन चलती है, पूछे उछेगा नहीं, मतलब ऐसे ही याद आया तो मैं बोल दिया हूँ। बस मैं इसमें आपको याद रखना है सिर्फ इतना ही कि पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक कहाँ खोला गया? केरल में। केरल के कौन सी जगह में? एर्नाकुलम में। कब? फरवरी 2021 में। बस इतना ही बात है। 144, निम्नलिखित में से कौन सा एक हाल ही में 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाली विश्व की प्रथम टीम बनी? तो प्रथम टीम पाकिस्तान बनी है, साउथ अफ्रीका को हरा करके। विकल्प 20 का सही आंसर है। 145, निम्नलिखित में से किस एक राज्य या शहर में हाल ही में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? राउरकेला में। उड़ीसा में राउरकेला, यहीं रखी गई है भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की आधारशिला। 146, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सही कथन का चयन करना है। भारत का प्रति व्यक्ति GNI यानी ग्रॉस नेशनल इनकम 2019 में बढ़कर $6,681 हो गया है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा वाला, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2019 में बढ़कर 59.7
यानी कि 69.7 वर्ष हो गई है, दोनों सही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार है, पीटी में भी और मेंस में भी काम देगा ये फैक्ट के रूप में, कि भारत का प्रति व्यक्ति जीएनआई जो है 2019 में $6681 हो गया है, और जीवन प्रत्याशा जो जन्म के समय है 2019 में ये बढ़ करके 69.7 वर्ष यानी कि 69 वर्ष 7 महीने हो गई है। 147 केंद्रीय बजट 21-22 में स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए मार्जिन मनी को 25% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? तो 15% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 21-22 के अनुसार गगनयान मिशन के तहत भारत का पहला मानव रहित प्रक्षेपण कब होगा? तो दिसंबर 2021 में होगा। 149 निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं? पहला कथन, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में 2003 में पारित किया गया था। तो पहला कथन तो सही लग रहा है मुझे, असत्य पूछ रहा है ना। हाँ, पहला कथन सही है, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम जो था ना 2003 में ही पारित किया गया था। दूसरा, इसका उद्देश्य सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है। तो हाँ बिल्कुल सही है। तो दोनों तो सत्य हो गया, पूछ क्या रहा है सत्य, तो ना ही एक ना ही दो, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 150 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का संबंध है, तो राजस्व खाते से वित्त आयोग का संबंध होता है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। एक क्वेश्चन देखिए नया सा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का संबंध राजस्व खाते से है। आसान है, ईजी है, लेकिन खतरनाक है। वित्त आयोग का संबंध राजस्व खाते से है। वित्त आयोग की जब बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 280 संविधान का याद आना चाहिए, क्योंकि उसी में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। 15वां वित्त आयोग, अभी तक 15 वित्त आयोग गठित की जा चुकी है, जिसके अध्यक्ष थे 15वें के NK सिंह, नंद किशोर सिंह। ठीक है, 21 से 26 के लिए इसने सुझाव दिए हैं, 2021 से 26 के लिए। ठीक है, 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष, 4 अन्य सदस्य होते हैं। अच्छा, इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती है, लेकिन समानता मान ही लेती है केंद्र सरकार। राज्यों के लिए इस वर्ष 41% का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 42% था। तो आपको बता सकते हैं आप कि क्यों 1% कम किया गया? क्योंकि 1% इसलिए केंद्र सरकार अपने पास रखी राज्यों के हिस्सा काट के, क्योंकि जम्मू कश्मीर बढ़ करके केंद्र शासित हो गया है प्रदेश, और लद्दाख भी, तो दोनों के लिए खर्च के लिए 1% रखा गया है। ठीक है, थैंक यू। अब जीएस जल्दी कर दूंगा, आप शेयर कर दीजिए बस मेरे वीडियो को। थैंक यू।